क्या आपने कभी सोचा है कि महान मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का क्या हुआ? जब उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी भारत आ रहे थे, तब दक्षिण में कौन सी नई महान महाशक्तियां जन्म ले रही थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आज हम क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर 6 पुनर्गठन का काल चैप्टर का नाम है, उसके ऊपर हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी इतिहास के सबसे रोमांचक अध्याय पुनर्गठन के काल के को डिकोड करेंगे। शुंग वंश के अश्वमेध यज्ञ से लेकर सातवाहनों के समुद्री व्यापार और कुषाणों के सिल्क रूट तक आज सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आपके आने वाले मिड टर्म और एनुअल एग्जाम के लिए यह वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपसे एक शिकायत भी है, आप लाइक कमेंट नहीं करते। क्या आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है? तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करेंगे, तो इससे हमको हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे से और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको किसी वीडियो पे टॉपिक अलग वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो उसके ऊपर भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। तो चैप्टर क्वेश्चन 1 है आपका, मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन काल क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक नए छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ और कई विदेशी आक्रमण भी हुए। इस दौरान नई राजनीतिक शक्तियों के उभरने, सीमाओं के पुनर्निर्धारण और विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान के कारण इस युग को पुनर्गठन का काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, संगम साहित्य पर 150 शब्दों में एक लेख लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसको। तो उत्तर है आपका, संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है। संगम शब्द का अर्थ है समिति या कवियों की सभा से है। ठीक है, इस साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजवंशों की समाज व्यवस्था, संस्कृति और राजनीतिक स्थिति का सजीव वर्णन मिलता है। यह काव्य अत्यंत कुशल और सरल भाषा शैली में लिखा गया है, जिसमें प्रेम जैसी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ वीरता और उदारता जैसे सामाजिक मूल्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। शिल्पदिकारम इस काल का एक अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इस अध्याय में उल्लिखित किन शासकों ने अपनी उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो उत्तर है, सातवाहन शासकों ने अपनी उपाधि नाम के आरंभ में अपनी माता का नाम सम्मिलित किया। उदाहरण के लिए सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यह परंपरा संभवतः मातृशक्ति के प्रति सम्मान और तत्कालीन समाज तथा राजकाज में रानियों के शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाने के लिए अपनाई गई थी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, इस अध्याय में वर्णित किसी एक राज्य को में जो आपको रोचक लगता है उसके विषय में 250 शब्दों का एक लेख लिखिए। तो देखिए, इसमें 250 जो जिसमें भी ये चीज वर्ड का यूज किया जा रहा है, कम से कम आपको उतने वर्ड लिखना है। अभी से पहले सेकंड क्वेश्चन में 150 वर्ड का था, 150 वर्ड शब्दों में लिखना था, तो आपको उतने शब्दों में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, उत्तर पे चलते हैं। उत्तर है, चोल राजवंश अत्यंत रोचक। चोलों ने 3वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। इस वंश के प्रतापी राजा कारिकाल ने चेर और पांड्य की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा कारिकाल ने कृषि और जनहित के लिए कावेरी नदी पर कल्लई ग्रैंड एनीकट नामक एक विशाल जल वितरण प्रणाली बांध का निर्माण करवाया, जिससे वह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया। चोल राज अपनी समुद्र समृद्ध शक्ति, संस्कृति और पुहार जैसे उन्नत व्यापारिक नगरों के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कल्पना कीजिए कि आपको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप कौन सा राज्य चिन्ह चुनेंगे और क्यों? आप
एक शासक के रूप में कौन सी उपाधि धारण करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद से करना है। हमने इसके लिए आपके लिए आंसर लिया है, आप चाहें तो और आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। उत्तर है, यदि मैं एक राज्य स्थापित करूं तो मेरा राज्य चिन्ह उगता हुआ सूर्य होगा, जो निरंतर ज्ञान, ऊर्जा और विकास का प्रतीक है। मैं प्रजापालक या जननायक की उपाधि धारण करूंगा। मेरे राज्य में मूल नियम, न्याय, सभी धर्मों व विचारों का सम्मान और जनता का कल्याण सुनिश्चित करना होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, मैप वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आपका। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, आपने मौर्य काल के वस्तु कलात्मक विकास के विषय में पढ़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक रेखांकित मानचित्र पर इस अध्याय को उल्लेखित कुछ स्थापत्य कलाओं के स्थान को चिन्हित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस मैप में आप निम्नलिखित स्थानों को उनके सही भौगोलिक स्थान और प्रतीकों के साथ देख सकते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भरहुत स्तूप, यह स्तूप के प्रतीक के साथ मध्य प्रदेश शुंग साम्राज्य के क्षेत्र से है। नाने घाट गुफाएं, यह गुफा मंदिर के प्रतीक के साथ पश्चिमी घाट सातवाहन राज्य में है। उसके बाद कार्ले गुफा नाने घाट के ठीक नीचे एक गुफा मंदिर के प्रतीक के साथ है। और चौथा है आपका उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, पूर्वी तट पर एक गुफा मंदिर के प्रतीक के साथ चेदी राजवंश और महामेघवान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके मैप पर। ये इसका मैप है, देखिए इसमें देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ये शुंग साम्राज्य, भरूत स्तूप हो गया आपका, नाने घाट गुफाएं हो गया, काल गुफाएं हो गया, ठीक है, उदयगिरी खंडागिरी गुफाएं हो गया। स्पष्टीकरण के लिए देखिए, स्तूप के लिए ये आइकन यूज किया गया और चट्टान कट के लिए ये इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया, इसमें बताया गया स्तूप किसे कहते हैं। तो ये देखिए स्तूप के आकार ये हो गए आपके, ठीक है, और ये चट्टान कट जो गुफा होती है उसके आकार ये हो गए, ठीक है, इस तरफ के। तो इस तरह से आपने सारे देख लिए इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी आपके हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो अब चलिए उस पर चलते हैं। अपने कॉपी पेन के साथ सबको नोट कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन काल क्यों कहा गया है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का सेम उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ और कई विदेशी आक्रमण भी हुए। इस दौरान नई राजनीतिक शक्तियों के उभरने, सीमाओं के पुनर्निर्धारण और विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान के कारण इस युग को पुनर्गठन का काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 2, वह कौन से मूल्य और सिद्धांत थे जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया। तो उत्तर हो जाएगा, इस काल के सम्राटों ने सर्वधर्म समभाव, जन कल्याण और सांस्कृतिक समन्वय के सिद्धांतों का पालन किया। उदाहरण के लिए चेदी वंश के राजा खारवेल ने सभी मतों के प्रति समान भाव रखते थे और कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध और शिव दोनों को स्थान देकर अपनी सहिष्णुता को दर्शाया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया। तो उत्तर हो जाएगा, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारी जब भारत आए तो वे यहाँ की समृद्ध स्थानीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय धर्मों को अपनाया और ग्रीक तथा भारतीय कला के मिश्रण को गांधार कला जैसी नई मिश्रित कला शैलियों को जन्म दिया, जिससे सांस्कृतिक परिदृश्य और अधिक समृद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या था और इसका क्या महत्व था। तो उत्तर हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान था जिसके द्वारा एक शासक स्वयं को सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता था। इस अनुष्ठान में एक घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। जो क्षेत्र घोड़ा बिना चुनौती के पार कर लेता वह राजा के अधीन माना जाता था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए यह यज्ञ किया था। ठीक है बच्चों, पहले के टाइम पे यही होता था, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता था। तो जिस राज्य जिस जगह से पार हो जाता था, जिसको कोई रोकता नहीं था, उसको मान लिया जाता था कि उन्होंने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है, वो उनको अपने अंडर में मान लिया उन्होंने।
और इस तरह से ये पहले होता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर किस राजवंश ने नियंत्रण स्थापित किया और इसका क्या लाभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका, कुषाण राजवंश ने रेशम मार्ग सिल्क रूट के महत्वपूर्ण भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप उनके शासनकाल में व्यापार में भारी वृद्धि हुई और भारत एशिया के अन्य भागों तथा पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक रूप से जुड़ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, गांधार और मथुरा कला शैली में क्या मुख्य अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा गांधार कला, यह शैली ग्रीक, रोमन और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। इसमें मूर्तियों को मुख्य रूप से स्लेटी काले पत्थर पर तराशा गया है। और मथुरा कला क्या है? तो यह एक प्रसिद्ध भारतीय कला शैली है जिसमें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इसमें ग्रीक प्रभाव बहुत कम है और यह मुख्य रूप से भारतीय देवी देवताओं कुबेर, शिव, बुद्ध की मूर्तियों के लिए जानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने बहुत अच्छे से जान लिया इसका अंतर, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, सातवाहन काल में आर्थिक और व्यापारिक स्थिति कैसी थी? तो चलिए बच्चों इसके उत्तर पर चलते हैं। सातवाहन काल में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला। उनके पास एक सक्रिय व्यापार तंत्र था जो रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। वे मसालों, वस्त्रों और हाथी दांत का व्यापार करते थे। सातवाहनों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर समुद्री जहाज़ों के चित्र अंकित थे जो उनके उन्नत समुद्री व्यापार और नौ परिवहन का तकनीक का प्रमाण था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, शिल्पदिकारम क्या है और इसकी कथा का मूल संदेश क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, शिल्पदिकारम संगम काल का एक अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह कर्णगी और कोलन की कथा पर आधारित है। इसकी सरस और मार्मिक कविता न्याय के सिद्धांत और राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करती है। साथ ही यह उस समय के समृद्ध व्यापारिक नगरों की झलक को भी प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर है आपके लिए, जल्दी जल्दी ये फिनिश हो जाएंगे, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए कौन सा वैदिक अनुष्ठान किया था? तो उत्तर है अश्वमेघ यज्ञ। प्रश्न नंबर 10 है आपका, महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग सूत्र किस काल की प्रमुख रचना है? तो उत्तर है शुंग काल की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11, भरहुत स्तूप में अत्यंत सुंदर वेदिकाएं और महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए शिल्प किसने जोड़े? तो उत्तर है शुंगों ने। प्रश्न नंबर 12 आपका, सातवाहन साम्राज्य की प्रमुख राजधानियां कौन सी थी? तो उत्तर है अमरावती और प्रतिष्ठान, जैसे जिसे पैठन भी कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका, सातवाहन सिक्कों पर अंकित दो मस्तूल वाले जहाज का चित्र क्या दर्शाता है? तो उत्तर है यह दर्शाता है कि उस काल में समुद्री व्यापार और उन्नत नौ परिवहन तकनीक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपका, सातवाहन काल में राजकुमारों के नामकरण की क्या विशिष्ट परंपरा थी? तो उत्तर है राजकुमारों के नाम प्रायः उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे गौतमी पुत्र, सातकर्णी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15, चेदी प्रश्न नंबर 15 बच्चों, चेदी वंश के अधीन कलिंग का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो उत्तर है राजा खारवेल, जिन्हें भिक्षु राजा भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है आपका, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है और ये किस लिपि में है? तो उत्तर है यह भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी में एक गुफा में स्थित है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 आपका, संगम साहित्य में किन तीन शक्तिशाली राजवंशों का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है चोल, चेर और पांड्य का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो प्रश्न नंबर 18 है आपका, प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पदिकारम की मुख्य कथा किन पात्रों पर आधारित है? तो उत्तर है कन्नगी और कोवलन पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है आपका, कावेरी नदी पर निर्मित कलई ग्रैंड एनीकट नामक जल वितरण प्रणाली का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है चोल नरेश कारिकाल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, चे राजवंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था? उनकी राजधानी क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा उन्हें केरल पुत्र कहा जाता था और उनकी राजधानी वजी करूर थी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है आपका, ग्रीक लेखक मेगस्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में किस
राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया? तो उत्तर है पांड्य राज्य को। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है आपका, विदिशा के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर है यह इंडो ग्रीक और भारतीय संस्कृति के आपसी संपर्क और सम्मिश्रण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो प्रश्न नंबर 23 है आपका, भारत सरकार द्वारा 1957 में किस पंचांग को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया? तो उत्तर है शक संवत को। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो उत्तर है कनिष्क। और प्रश्न नंबर 25 है आपका, कनिष्क की मूर्तियों और सिक्कों पर उन्हें क्या उपाधि दी गई थी? तो उत्तर है महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 26 है आपका, कुषाणों के शासनकाल में भारतीय व्यापार में भारी वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है रेशम मार्ग, सिल्क रूट के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कुषाणों का नियंत्रण। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है आपका, गांधार कला शैली किन दो प्रमुख कला शैलियों का सम्मिश्रण है? तो उत्तर है ग्रीक, रोमन और भारतीय तत्वों का। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे है आपका, प्रश्न नंबर 28, मथुरा कला शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया? तो उत्तर है लाल बलुआ पत्थर का। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इसमें हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आप अन्य चैप्टर्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं, और आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी दिया है जहाँ पर हम आपको PDF भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही जगह पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पे भी। फेसबुक का लिंक अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से फेसबुक का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।